असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज लगभग 225 एपिसोड पॉडकास्ट ऑलरेडी हो गए। मैंने बार बार 3 देवियों का नाम लिया है, राम प्यारी गुर्जर, रानी कर्णावती और नाइकी देवी। अब ये तीनों पराक्रमी हमारी जो नायिका है, उनके बारे में जो उपलब्ध जानकारी है वो मैं आपको पहले ही देना चाहता था, लेकिन हम लोग आक्रांता के बारे में लगातार सुन रहे थे और वो जो उनका, क्योंकि मेरा एपिसोड और का 15-20 मिनट का होता है, तो उनमें सारी जो जानकारी है वो समेटी नहीं जा सकती, इसलिए मैं आगे निकल रहा था। तो वो जो फ्लो होता है वो आपका डिस्टर्ब ना हो, तो इस डर से मैं हमेशा आक्रांताओं को लेकर आगे बढ़ता रहा। लेकिन इन तीनों का जो पराक्रम है उसे आपके समक्ष रखना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो मुझे बार बार सता रहा था कि मैं इन 3 उपेक्षित नायिकाओं के बारे में मैं आप जितने भी श्रोतागण हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। आज राम प्यारी गुर्जर, सहारनपुर के एक चौहान गुर्जर परिवार में राम प्यारी का जन्म हुआ। पराक्रमी नीडर चौहान वंश में जन्मी ये बालिका बचपन से ही अपनी प्रतिभा दिखाने लगी थी। बचपन से ही इसे हमारे लक्ष्मीबाई, झलकारी देवी, उदा देवी, मृगनयनी देवी, इन जैसे पराक्रमी वीरांगनाओं की तरह युद्ध कला में ज़्यादा रुचि थी। तो फिर जाहिर है वो कड़ी मेहनत करने लगी। कुश्ती हो, सूर्य नमस्कार हो तथा अन्य शारीरिक व्यायाम हो, वो उसका रोज का नियम बन चुका था। उसकी मेहनत, उसकी मजबूत अंगयष्टि और उसके निडरता के चर्चे सारे गांव में होने लगे थे। वैसे ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस्लामी चाटुकार जो राजदरबारी लेखक है, जिन्होंने ये हमारे इस्लामी आक्रांता की आत्मकथा लिखी है, वो वैसे चाटुकार राजदरबारी और ब्रिटिश कथाकारों ने हमारा बहुत सारा इतिहास मिटाने का काम बड़ी सफाई से आज तक किया है। अनेक कपोल कल्पित कथाएं इन लोगों ने उसमें जोड़ दी हैं। उदाहरण के तौर पे आप फिरोज का ले लें। फिरोज ने भाई 2000 नहरें बनवाई, बाद में 200 गांव बसाए। फतेहपुर, जिसका नाम इकदार था, वो भी नया शहर फिरोज ने बसाया अपने लड़के के जन्म की खुशी में। अब वहाँ कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में बीदर को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना बताया जाता है। मजे की बात है ना। और देखो, अब सिकंदर लोधी ने 100-125 साल पहले जो शहर बसाया, ये उसी के चाटुकारों ने लिखा है। अब वही शहर अकबर ने 100 साल बाद बसाया। बताइए, अकबर के नाम पे तो 50 झूठ आज तक हमको परोसा गया है। पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने और भारतीय मानसिकता में अपने उदात्त और उच्च संस्कृति को, जो भारतीय मानसिकता है,
उसको जड़ से उखाड़ने के हेतु ब्रिटिशों ने ये सब किया, ये तो हम जानते हैं। ब्रिटिशों ने और एक जघन्य अपराध किया। वो अपराध तब किया जब उन्होंने एक पूरी की पूरी जमात को गुनहगार घोषित किया। गुर्जर, रामोशी और पारधी, इन तीन प्रजाति जैसे हमारे ये शूर पराक्रमी निडर जमाती के वीरों को सारों को गुनहगार जमात घोषित कर दिया। लेकिन इन बहिष्कृत समाज का सच्चा इतिहास, उनके शौर्य की गाथा हमारे लोक कथाओं में, गीताओं में और लोक साहित्य में अमर हो गई थी, तो वो उसको नहीं मिटा पाए। गढ़वाल, उत्तर प्रदेश, हरिद्वार क्षेत्र में लोक कला और गीतों में राम प्यारी और ये हमारे तैमूर लंगड़ों के बीच जो युद्ध हुआ है, उनकी बहुत सारी कथाएं हैं, गीत है, सब आज भी मौजूद है। इन्होंने प्रयत्न तो किया मिटाने का, लेकिन मिटा नहीं पाए। जैसे मैंने तैमूर के इतिहासकार, तैमूर का खुद का आत्मवृत्त, उसमें लिखे गए घटनाक्रम आपको पहले ही बता दिए हैं, आप वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपने सुना हो तो आपको भी पता चलेगा कि तैमूर लंगड़े का प्रारंभिक जीवन जो था, उसके बाद हिंदुस्तान पर किए गए अत्याचारों का उसमें वर्णन है। और सबसे ज्यादा उसने दिल्ली जब लूटी, उस वक्त का 1398 का पूरा वर्णन आपको मिलेगा। जो मिलता नहीं है वो उसके अंतकाल का समय, मुझे अंतकाल का समय यानी वो मरा तो 1405 में, लेकिन उसके पहले जब हिंदुस्तान से वो भाग गया है। अब देखो, हम तैमूरलंग हमारी पूरी पाठ्य पुस्तकों में या इन वामपंथी जितने भी लेखक हैं उनके किताबों में आपको ये एक महान राजा मिलेगा, महान पराक्रमी वो होगा ना। लेकिन मैं तो मेरे भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको देखूंगा। मात्र 1 और 1.5 साल भारत को लूटने आया हुआ और उससे जो भगाया गया है, वो सच हमें क्यों नहीं दिखाया जाता। हरिद्वार और गढ़वाल में मिले हार का उल्लेख हमारे जो तवारीखकार हैं नालायक, उन्होंने जानबूझ के हमसे छिपाया। वो तो पर्शियन एक लेखक था शरीफुद्दीन अली यज़दी, उसने लिखा है जफरनामा। वैसे जफरनामा हमारे पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने भी लिखा है, उसका भी नाम जफरनामा ही है। और दूसरा एक लेखक था मोहम्मद इब्न अरब शाह, ये तो प्रवासी था। तो इस प्रवासी ने भी जो इतिहास लिखा है, तो उसमें तैमूर के इस दिल्ली का और उसके बाद के जो जितने भी उसके पराभव हुए हैं, उसका चित्रण आपको सुनने मिलता है। सोचो, जैसे तैमूर दिल्ली तक तो आया, तो उसने बाद में दिल्ली में तबाही मचाई, और कश्मीर में तो पहले ही वो उधम मचा के ही दिल्ली के सीमा तक पहुंचा था। वो विस्तृत जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कैसे 1 लाख के करीब लोग उसके बंदी थे। उसने काजी को पूछा, काजी बोला कि इसको काट डालो। वो आप मेरे पुराने पॉडकास्ट में आप सुन सकते हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि उसके इस दिल्ली विजय की पुनरावृत्ति वो बाद में मरते दम तक कर नहीं सका। क्या कारण है कि पर्शिया लूटा, उज्बेकिस्तान लूटा, रशिया भी गया वो बाद में। उसने एक्सपीडिशन तो बहुत सारे निकाले और बहुत सारी जगह जीत भी हासिल कर ली, लेकिन भारत में मात्र 1-1.5 साल में उसको भगा दिया गया। क्या कारण है? वो क्योंकि मुंह छिपा के वो भारत से भागा है। वैसे मैं एक बात और बता दूं कि हमने अगर देखा है तो हर एक आक्रांता गत 2500 साल से, मैं कह रहा हूं 2500 साल से आए तो थे, मुंह उठा के जरूर आए थे, लेकिन
मुंह की खाके और वो मुंह छिपा के सब लोग यहां से भाग गए हैं। सबसे आखिर में पोर्तुगीज गए, ना कि ब्रिटिश गए। ये आप ध्यान रखो। 1530 से 1961 इतने लंबे समय तक पुर्तगीज भारत में थे। लेकिन हमको पढ़ाया जाता है कि नहीं, ब्रिटिशों ने 190 साल ब्रिटिशों ने राज किया। अरे भाई, वो 190 सालों में 90 साल तो हमारे इसके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। वो तो प्राइवेट कंपनी थी। हाँ, तकरीबन 100 साल ब्रिटिश रानी ने इस पे हुकूमत की, ये मैं मान सकता हूँ। विंसेंट स्मिथ एक महान लेखक है। उसने अपने पुस्तक में ये तैमूर के जो दिल्ली में तबाही मचाई, उसका विस्तृत वर्णन किया है। मोमिनों को पूर्ण अभय देके काफिर हिंदू जनता को जो उसने कटवाया, मरवाया, धर्मांतरित किया, अपने दो सरदारों को बलात्कार करने के लिए दिल्ली में छोड़ दिया, सब वही किया। कोई नया तो नहीं है, बिकॉज मोहम्मद कासिम से लेके अब्दाली तक सभी मोहम्मद के ये जो नबी के सुन्नत पे चलने वाले इस्लामी है ना, उन सब सुअरों ने वही किया जो तैमूर लंग ने किया। हेनरी मायर्स और जॉन डॉसन ये प्रसिद्ध लेखक है। उनकी पुस्तक है द मोमेडियन पीरियड वॉल्यूम 111। अब उसमें इस तैमूर लंगड़े के अत्याचारों का पूरा वर्णन आप पढ़ सकते हो। वैसे दिल्ली में उसने किए अनवैध अत्याचारों का विस्तार मैंने भी आपसे मेरे पॉडकास्ट में किया हुआ है। 500 विश्वासु मोमिनों के साथ अमीर शाह मलिक और अली सुल्तान तवाची, इन दोनों ने हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के काटा है। सुन के और पढ़ के मन स्तब्ध हो जाता है, रूह कांपती है जिस तरह से उन्होंने उनको मारा है। लेकिन उसके ये मीरत और हरिद्वार के सभी युद्ध में तैमूर लंगड़े को जो हार मिली है, उसके बारे में हमें आज तक नहीं मालूम। मीरत, सहारनपुर और हरियाणा का कुछ क्षेत्र और हरिद्वार का पूरा हरिद्वार के पास का क्षेत्र, ये पूरे प्रदेश का नेतृत्व देवपाल जाट सरदार के पास था। इस पूरे प्रदेश के सभी जनजाति जमाती ने एकजुट होके तैमूर लंगड़े से लड़ने का और उसको भगाने का निश्चय किया। इसमें जाट थे, गुर्जर थे, अहिर थे, वाल्मीकि थे, ब्राह्मण थे, राजपूत थे, सभी एक साथ आए हुए थे। ये गुर्जर सेना, करणी सेना, जाट महापंचायत, ब्राह्मण महापंचायत, ये भीम सेना, अरे क्या है यार। आपके दिमाग में ये जाति का कूड़ा जो भरा हुआ है ना, मेहरबानी होगी आप जल्द से जल्द फेंक लो। हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, चौराहे पे आपके पांव पड़ के मैं आपको विनती करता हूँ यार, हम भाई एक है। ये जाति में हम सबको मत बांटो। ये जाति 1911 से पहले नहीं थी, पंचायत थी। लेकिन वो पंचायत मैंने बार बार बताया आपको कि सभी वर्णों को मिला के गांव के भले के लिए, समाज के भले के लिए वो पंचायत थी। 4 वर्ण और हमारे 5वें जनजातीय सनातनी हिंदू जो निसर्ग पूजक थे, उनकी पंचायत थी भाई। ये आज गुर्जर जाटों से लड़ता है, करणी सेना का अपना अलग राग अलापता है, जाट महापंचायत बुलाई जाती है, ब्राह्मण सभा। आजकल तो मैंने परसों ही सुना कि हिंदू और मुस्लिम जाट जितने हैं उनमें रोटी बेटी का व्यवहार होगा कुछ। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये दिमाग में ये जाति का कूड़ा जो भरा हुआ है ना, वो यार मेरी आपसे हाथ जोड़ के फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप उसे
बाहर फेंक दो। 1398 के आखिरी 2 महीनों में तैमूर दिल्ली में था। वहां देवपाल में महापंचायत बुलाई। उस पंचायत में देवपाल ने अपने सबसे मजबूत, शूर, पराक्रमी जो युवा थे, वो तैमूर के क्षेत्र में जासूस बन के उनको बिखेर दिया था। तकरीबन कहते हैं कि 450 से 500 युवा गुप्तहेर उसने तैमूर के क्षेत्र में भेज दिए थे। जितने भी सारे वृद्ध थे, बालक थे, और उन छोटे बालकों की सभी माताएं जो थी, उनको सुरक्षित जगह भेजने का वहां महापंचायत में निर्णय हो गया। सभी संभाव्य धोखे के रास्ते में आने वाले जितने गांव थे, वो गांव के महिला और पुरुष को सैनिक प्रशिक्षण देने का निश्चय उस महापंचायत में हुआ। जोगीराज चौहान को सेनापति नियुक्त किया गया और उसके साथ जो सरदार थे उनके नाम सुनो: मायचंद, हरबीर सिंह गुलिया जाट, उमर त्यागी, फूला नाई, तुहिराम राजपूत, धूला वाल्मीकि, दुर्जनपाल सिंह आहिर। अब ये जो बड़े बड़े सरदार थे, उनके नेतृत्व में उसने सेना खड़ी कर दी थी। उस महापंचायत में यह भी निर्णय हुआ कि महिलाओं का नेतृत्व हमारी राम प्यारी को सौंप दिया जाए। मात्र 20 साल की थी, ज्यादा उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन ये 20 साल की ये वीरांगनाओं को अपनी महिला ब्रिगेड बढ़ाने की भी जिम्मेदारी उन्होंने दे दी थी। हरदाई जाट, देवी कौर राजपूत, चंद्रा ब्राह्मण, रामदाई त्यागी, अब महिलाओं में भी सभी जमातों की वीरांगना राम प्यारी का साथ देने आगे खड़े हो गई। लक्ष्य था तैमूर लंगड़े से अपने क्षेत्र को बचाना तथा उसका पूरी तरह से निपात करना। मंदिर की रक्षा, महिलाओं की शील की रक्षा और अपने मातृभूमि की रक्षा, ये सारी जातियां एकजुट होकर आक्रांता के विरुद्ध मुहिम छेड़ने के लिए अब तैयार थे। और एक हमारे इतिहास में सबसे बड़ी घटना हुई है, और वो घटना करता थी हमारी राम प्यारी गुर्जर। जाट के गुप्तहेरों ने खबर पहुंचाई कि तैमूर लंगड़ा जल्द ही मीरत आ रहा है। ये लंगड़ा संभाव्यतः ये सहारनपुर, हरिद्वार और गढ़वाल के रास्ते मीरत आने का अंदेशा था। लिखा गया है कि 80,000 पुरुष और 40,000 महिलाएं अपने सेनापति जोगीराज जाट के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे हमारे राष्ट्रवीर योद्धा, जितने भी पुरुष महिला दोनों थे, उसके सामने जोगीराज गरज पड़े। योगीराज का भाषण आज भी वो वहां किताबों में प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, ऋषि मुनि तपश्चर्या करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। देश के लिए जो अपना सर्वस्व त्याग देगा, अपना बलिदान देगा, सारा विश्व उसका सम्मान करेगा। आप सबने मुझे सेनापति का दायित्व दिया है, वो मैं आखिरी श्वास तक निभाऊंगा। महापंचायत को मैं आज वचन देता हूं कि अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना ही मेरा अब अंतिम संकल्प है। तैमूर के हमले से ये उसकी अराजकता से हमारी भूमि मलिन हो गई है। आओ साथियों, उठो, उसके अस्तित्व को मिटा देंगे। महिला ब्रिगेड ने अपनी तलवार को चूम के कुमकुम तिलक लगाया। गुप्तहेरों की उनकी जो जानकारी थी और स्वयं गुप्तहेरों को आगे रख के उनके मार्गदर्शन पर गनीमी कावा रणनीति निश्चित हो गई। छिपके हमला करो, बेसावत शत्रु पे हमला करो, अचानक हमला करो और छोटे छोटे गुट करके अकस्मात हमला करो।
राम प्यारी ने अपनी पलटन की अति सुंदर व्यवस्था की है। उसने महिलाओं के शक्ति के अनुसार महिलाओं को बांटा है कि जो शक्तिमान है, युवा है, वो युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में लड़ने में सक्षम है, उनकी अलग पलटन बनाई। लूटपाट की जो पलटन थी वो अलग थी। सपोर्ट स्टाफ उसने अलग बनाया था। शुश्रूषा करने वाली अलग बनाई थी तथा भोजन व्यवस्था की अलग टीमें उसने बनाई। युद्ध कला में प्रवीण युवा वीरांगनाओं का नेतृत्व तो उसने स्वयं के पास रखा। अब देखिए कितनी सटीक रणनीति इस 20 साल की युवती ने बनाई थी। महापंचायत की सेना ने रात को अचानक लंगड़े मोमिन पे हमला बोल दिया। अब एक ही रात में इस्लामी लंगड़े के 9,000 मोमिन को जहन्नुम में पहुंचाने का काम जोगीराज जाट चौहान की सेना ने किया। सारे हमारे जो वीर थे वो सुबह के तड़के दिल्ली के सीमा पार भाग भी चुके थे। उसके बाद लगातार 3 रात्र, पूरे 3 रात्र, सुबह हमारे रणवीर उन पे अचानक हमला कर देते। शाम को राम प्यारी की पूरी महिला पलटन हमला कर देती थी। अब 3 रात्र लगातार दिन और रात ये चल रहा था। इस प्रकार के हमले लगातार वो कर रहे थे 3 दिन 72 घंटे। अब इससे क्या हुआ, इससे 2 चीजें हुई। एक तो ये पूरे के पूरे भयभीत हो गए, ऊपर से 3 दिन का उनको विश्राम नहीं मिला था, बिल्कुल सोए नहीं थे, तो उसका भी असर उनके दिमाग में पड़ गया। तो क्या था, इस्लामी लंगड़ा मीरत की दिशा में दिल्ली से भागने लगा। मीरत को लूटना चाहता था, लेकिन हमारे गुप्तचरों ने पहले ही गुप्त सूचना, जैसे मैंने बताया, वो देने के कारण पूरा मीरत ऑलरेडी खाली ये लोग कर चुके थे। महापंचायत वाले दिल्ली मीरत रास्ते के सभी जो गांव भी उसके गांव आते थे रास्ते में, वो भी जैसे मैंने बताया कि सारों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था, और जो युवा और लड़ने में सक्षम थे उनको सैनिकी प्रशिक्षण दे दिया था। तो इस्लामी लंगड़ा हर कुछ किलोमीटर जाने के बाद फिर हैरान होता था, क्योंकि उन पर हमले होते थे। तो उसकी दुर्दशा जो पहले दिन से शुरू हो गई, वो पूरे रास्ते में हर रात को चली, क्योंकि हर रात राम प्यारी की पलटन उस पे लगातार हमला करके उसको नोच रही थी। इसी इस्लामी सुअर को जैसे भेड़िया नोचता है ना, वैसे हमारी महापंचायत की महिला पलटन नोच रही थी। अब पूरी तरह से निराशा में तैमूर लंगड़ा हरिद्वार रास्ते पे निकल पड़ा। अब वहां इस जाटों की सेना को हमारे जितने भी वहां के वन जनजाति के वीर योद्धा थे उनका साथ मिला। हरिद्वार में तैमूर लंगड़े का 3 बार संपूर्ण पराभव हुआ है। आखिरी लड़ाई में हरबीर सिंह गोलिया जाट ने एक भाला फेंका, अचूक भाला फेंका, जिससे तैमूर लंगड़ा गंभीर जख्मी हो गया। इस हादसे से तैमूर मरते दम तक पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। वैसे उसने अपने चरित्र में भी इसका उल्लेख किया है। इस हादसे के बाद 7 साल बाद तकरीबन तैमूर लंगड़े को मौत आ गई। अब जब आया तब 1.5 से 2 लाख मोमिन लेके आया था, और जब भाग गया तो कुछ हजार मोमिन बस उसके साथ बचे थे। यह है हमारे वीरांगनाओं की शौर्य गाथा। हाँ, हमारे महाकाली का तांडव इसे कहते हैं। पूरी महापंचायत सेना को मेरा साष्टांग दंडवत। वंदे मातरम।